एक कहावत सुनी होगी आपने, 900 चूहे खाकर बिल्ली हज को चली। सुना होगा बहुत बार, लेकिन मैं क्यों बोल रही हूँ वो मैं आपको पॉडकास्ट में एंड में बताऊंगी। तो ध्यान से पॉडकास्ट को सुनिएगा, बाकी का रिव्यू शुरू करते हैं। जहाँ फनी अपना दुखड़ा रो रहा था बच्चे के कोट पर बैठ, जहाँ चालू बिल्कुल भी फ्रेम में नजर नहीं आई, उसको बजाय इसके कि अपने पापा के पास एज सून एज पॉसिबल पहुंचे, उसको यहाँ पे जरूरी था कि पहले हम उनकी स्टेटस बाद में देखेंगे, पहले आपको स्टेटस अपडेट कर। बेवकूफ व्लॉगर, क्या ही कह सकते हैं भाई साहब। अपने पापा की सारी कमियां बता रहा था, या यूं कह लो कि उनकी मेडिकल हेल्थ जो है, जैसी भी है, उनको जो जो प्रॉब्लम है वो सारी बता रहा था, एक एक बैठकर गिन के। उनको शुगर है, उनको बीपी है, बीपी हाई रहता है, और उनको अस्थमा का भी इशू रहता है। अभी आप समझ जाइए कि ये तीनों जो प्रॉब्लम है, अगर किसी बुजुर्ग को हो और वो अकेला रह रहा हो, उसका कोई देखभाल करने वाला ना हो। देखो भाई, कुनबा बिरादरी सब होते हैं, लेकिन जो अपनी औलाद जो अपने साथ दिन रात घर में रहती है, उनके बराबरी का कोई कर सकता है कि? अब या तो इसने केयरटेकर छोड़ रखा हो भाई फनी ने अपने साले साहब की तरह से, कि परमानेंट मैं अपने पापा के लिए और अपनी अम्मी के लिए मैंने ऐसे केयरटेकर छोड़ रखा है कि जो दिन और रात वहीं रहता है, उनकी हर एक चीज का ख्याल रखता है, तो बात अलग है। लेकिन अगर कोई नहीं है तो शर्म आनी चाहिए ऐसे लोगों को। कहता है हम उनको समझाते हैं, बाप हैं, लेकिन मानते नहीं हैं। अम्मी बता रही थी इनके, वो अम्मी की बात नहीं सुनते हैं। कहता है कितना ही समझाओगे, अब आप उनको बोल तो सकते नहीं हो। अगर ऐसा ही ख्याल जनाब ने सोचा होता तो उनके पापा भी अपनी मन मर्जी का खा रहे होते। उनको कितनी बड़ी प्रॉब्लम थी, अब से 13 साल पहले उनको ब्रेन हेमरेज आया था। उसके बाद उनको एक और 2-3 प्रॉब्लम उसके बाद भी हुई थी, लेकिन फिर भी वो हमें व्लॉग में बिल्कुल ठीक ठाक नजर आते थे। अच्छे से खाना पीना, वॉक करना, अपनी एक्सरसाइज करना, और कभी कभी वो लोग जो है नाटक नौटंकी के लिए उनको इन्वॉल्व रखते थे। वो अलग बात है कि उनको उससे ज्यादा रखना चाहिए था। उनको बार बार यही जताना चाहिए था कि आप ठीक हो, आप बिल्कुल पहले की तरह से हमारे साथ ही बैठो, हमारे साथ ही खाओ पियो, और फिर अपना रेस्ट करो प्रॉपर तरीके से। जो उनकी थेरेपीज चलती रहती, जो उनकी एक्सरसाइजेज होती रहती थी, वो उनको कराते रहते, लेकिन फिर भी उनको फैमिली के साथ इन्वॉल्व रखते। कम से कम अम्मी को 4-6 घंटे देते कि आप 4-6 घंटे एक साथ बिताओ, अम्मी ऊपर ही आकर रहो। उसमें तो कोई बुराई नहीं थी, भले ही आपने केयरटेकर की, पर तुमने तो आइसोलेट कर रख दिया था। और फिर यही लोग ज्ञान बांटते हैं, जन्नती बन जाते हैं भाई। सिर्फ इसलिए जन्नती बन गए क्योंकि पैसा खर्च करके उन्होंने केयरटेकर रख दिया, पापा को बिल्कुल आइसोलेट कर दिया। बेचारों के पास कोई ऑप्शन नहीं छोड़ा कि बस टीवी देखो, आप मैच देखो, ठीक है मैच का शौक है, कोई बात नहीं, इट्स ओके, लेकिन पुरानी पुरानी फिल्में देखो, और अपने बच्चों की गतिविधि को, यानी कि वो क्या कर रहे हैं, कैसे हंस रहे हैं, कैसे खा रहे हैं, पी रहे हैं, कहाँ जा रहे हैं, उसकी अपडेट उनको उनके व्लॉग से, जो कि पुराने व्लॉग होते हैं, उससे उनको मिलते रहे। बेचारे पड़े पड़े वहीं बैठे बैठे एंजॉय करते रहो अपने बच्चों के व्लॉग्स को। तो ये उनको शेड करते हुए, यानी कि अपने ही ससुराल के जो लाइफ स्टाइल है उसको शेड करते हुए अपने पापा की तारीफ कर रहा है कि उनका रहन सहन, खाना पीना टाइम से, वो तो बहुत अच्छा है कि इसलिए डॉक्टर तारीफ कर रहा था। चलो मैंने माना वो बहुत अच्छी चीज है, जो होनी भी चाहिए, कि टाइम से सोना, टाइम से उठना, टाइम से खाना पीना, और अपने हाथ पैर अगर चलते रहते हैं तो उस काम को करते रहना। लेकिन क्या ये भी सही है कि उनको जब उम्र का धीरे धीरे करके तगाजा हो रहा है, जब उनकी उम्र बढ़ रही है, तो उनका ही जवान बेटा उनको उनके हाल पर छोड़कर भाग जाए? जब उनको इतनी सारी प्रॉब्लम है, और वो कहते हैं ना, जब इतनी सारी प्रॉब्लम होती है तो कुछ हटी हो जाते हैं, मतलब कुछ ऐसे हो जाते हैं कि जब उनकी चीजें बंद कर देते हैं ना, उम्र भी होती है, तो इंसान थोड़ा बच्चे जैसी जिद करने लग जाता है और चिड़चिड़ापन होता है। खास तौर से उन पेशेंट को जिनको शुगर और हाइपरटेंशन दोनों होती है, तो उनका चिड़चिड़ा होना, छोटी छोटी बातों में गुस्सा आना, बात ना मानना एक नॉर्मल साइन है, जो कि डॉक्टर के अकॉर्डिंग होते हैं, क्योंकि बॉडी में बहुत सारी चीजें चेंजेस होते हैं। ऐसे में एक्स्ट्रा केयर की और एक्स्ट्रा देखभाल की और एक्स्ट्रा प्यार की जरूरत होती है। अभी जनाब भी कर रहे हैं, पर उनके पापा तो जिद नहीं करते ना। मैं ये एक एग्जाम्पल दे रही हूँ, और ये उनको शेड कर रहा है, क्योंकि उठना बैठना खाना पीना सबकी खराब है, अच्छा खाया पिया है, तो इसलिए उनके शरीर में इतनी ताकत है, डॉक्टर ने कहा है, इसलिए वो इस चीज के लिए अच्छे से फाइट बैक कर लेंगे। कहते हैं अम्मी उनको प्यार से भी, गुस्सा करके भी समझाती। हम भी ऐसे समझाते हैं कि पापा प्लीज ऐसा मत करो, दवाई खा लो। मम्मी बहुत समझाती हैं, और अगर मम्मी बेचारी खुद बुजुर्ग हैं और उनकी चीजें जो है उनके हाथों से बाहर जा रही हैं, तो भाई तुम औलादों का क्या फायदा? बस इतना ही फायदा है कि पैदा करो और उसके पालो पोसो, पढ़ाई जब तक वो कर रहा है तब तक अपना पढ़ाई वढ़ाई कराओ, और उसके बाद सिर्फ और सिर्फ उस औलाद से सिर्फ और सिर्फ बदनामी मिले और अकेलापन मिले। भाई इस औलाद ने तो यही किया, क्योंकि अपने आप देख लो, पढ़ाई के बाद कितनी बार इस बंदे ने काम किया। ये इनके अकॉर्डिंग इन्होंने 5 साल काम किया सऊदी में। उसके बाद आपने किसी ने देखा है किसने कहाँ जॉब की है, कहाँ कैसे काम किया है, कहाँ अपने माँ बाप के लिए कुछ किया? बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। मम्मी बेचारी बहुत परेशान रहती है पापा के लिए। मम्मी बेचारी बार बार मना करती है उनको, बहुत बार मना करती है, मीठा मत खाओ, चीजें मत खाओ, तो वो क्या बेचारी के साथ दिन रात रह रही होती है। और फिर दूसरी बात, जनाब ने भी अपने पापा को मेंटेन
करके रखा है ना, ठीक है, कुछ सारे लोग ऐसे सारे पेशेंट ऐसे नहीं होते जैसे उनके पापा ने इजीली मान लिया। और ये बात तो है कि भाई इनके पापा अपने उसूलों के पक्के हैं। अगर बेटे ने कहा है कि एक दिन चीट डे करना है तो एक दिन करना है, वो खुद सामने से चीजों को मना करते हैं क्योंकि उनको पता है कि उनके लिए मना है चीज। लेकिन फिर भी बच्चों का फर्ज बनता है, कहते हैं लेकिन पापा जो पापा है वो नहीं समझेंगे। समझाएगा तू कैसे, फोन पे समझाएगा उनको? सीरियसली। कहता है इन्हीं सब चीजों की वजह से अभी मैंने भाई से मेरे बात करी। भाई कौन? वही होगा गबरू, और कौन होगा? तब पापा की शुगर 300 हो गई। और ऐसे में जब ये कंडीशन होती है ना, ये दोनों चीजें जब आपको शूट अप करती है ना, तो कहीं ना कहीं बॉडी में उसी का ही असर आपको इस तरह से देखने को मिलता है कि आपका जो शुगर है वो बहुत बहुत ज्यादा हाई हो गया हो, बीपी आपका बहुत ज्यादा हाई हो गया हो। और ये जब दोनों चीजें मिलकर हिट करती है ना, तो उसका जो नतीजा या रिजल्ट निकलता है ना, वो ऐसे ही निकलता है। कहता है 350 प्लस शुगर बहुत बड़ी बात होती है। कहता है सुबह जो उनका ब्लड प्रेशर था वो 180 था, और मैंने रिसेंटली जो अभी देखा है लोगों के वो 200 प्लस देखे हैं, जिनके बीपी ऐसे 200 प्लस चल रहे थे। खुद मेरे पापा का 200 प्लस रह जाता है। 180 तो फिर भी बहुत 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 ज्यादा सीवियर में नहीं आता है। जब 200 प्लस जाता है, 240 230 वो बहुत ज्यादा सीवियर हो जाता है। लेकिन फिर भी अगर उनकी शुगर बढ़ी हुई है और इतना बीपी है, वो सही नहीं था उनके लिए। और इतने पर भी ये औलाद यहाँ पर बैठकर भाई साहब कंटेंट बना रही है, बजाय इसके कि पहली फुर्सत में अपने पापा के पास पहुंच जाए। क्योंकि एक माँ बाप को, एक बूढ़े माँ बाप को, एक बीमार पिता को, एक परेशान हुई हुई माँ को अपने बेटा बहू की जरूरत थी। अब 180 ब्लड प्रेशर और 300 शुगर बहुत बड़ी बात होती है। और तू यहाँ पे बैठ के हाथ पे हाथ रख के पैर पे पैर रखकर भाई साहब बहुत कमाल के काम कर रहा है। वाह जनाब वाह, दूसरा जनाब है ये। यहाँ बैठ कर केस एनालिसिस कर रहा है, बैठ करके ये ऐसा होता है वो वैसा। अरे भाई जाना यार। भाई साहब एक कदम आगे निकली चालू अप्पी। ये चालू अप्पी की हरकत है, और ये तो नालायक है पैसों का पहले से भूखा। क्योंकि अगर इसको थोड़ी सी भी शर्म होती है, थोड़ी सी भी इसमें इंसानियत होती, इंसानियत शब्द को याद रखना, क्योंकि इंसानियत मैं आगे चलकर बताऊंगी आपको। अगर थोड़ी सी भी इंसानियत इसमें होती ना, तो ये यहाँ पर अपने बाप की इसने शक्ल तक नहीं देखी है, उनके पास पहुंचा तक नहीं है, और ये यहाँ पर बैठकर कंटेंट बना रहा है। वाह। और फिर लोग इंसानों से इंसानियत की बातें करते हैं जिनमें खुद इंसानियत नहीं होती। मेरे लिए परेशानी तो बहुत ज्यादा है, अब सोच नहीं सकते। अब ये सोच रहा होगा कि मैं जाऊं क्या न जाऊं, ले अच्छा खासा और पापा ने अपने लिए ये करके बैठ गए। हम तो सोचे थे होटल का रेनोवेशन करेंगे, घर का होम टूर दिखाएंगे जैसे तैसे करके। तो अभी ससुर साहब की तबीयत थोड़ी सी ठीक हुई, हम तो वैसे कंटेंट नहीं बना पा रहे थे। ये इसके दिमाग में चल रहा है, इसकी शक्ल बता रही है। क्योंकि कंटेंट के लिए ये दोनों मियां बीबी कितने भूखे हैं, ये बात किसी से छुपी नहीं है। कहता है इतनी परेशानी है कि 7-8 दिन से कि ना तो नींद भरकर सो पा रहे हैं। तुम तो वैसे भी नहीं सोते थे, तुम्हारा काम चले ना चले, पिछले 1 महीने से इसका रेस्टोरेंट का काम चल नहीं रहा है। पर आप ये नहीं बता सकते कि 10:30-11 बजे के बाद आप आराम से सो जाओ, क्योंकि आप नॉर्मल जिंदगी पर आ जाओ अगर आपका देर रात तक का कोई काम नहीं है। क्योंकि इन्होंने जिंदगी इसी तरीके से बना ली है अपनी। तो फिर तुम दूसरों को दोषी मत दिया करो कि नींद नहीं आ रही, नींद नहीं आ रही। अरे भाई तुम बहुत मजे में हो, तुम भी मजे में हो, कंटेंट बना रहे हो, और वो भी बहुत मजे में है, वो भी कंटेंट आराम से बना रहे हैं। किसी को रत्ती भर कोई फर्क नहीं पड़ रहा है क्या कंडीशन है, क्या सिचुएशन है। लेकिन कुछ भोली भाली जो जनता है ना, वो अटैच हो जाती है। ये अपनों को अपना नहीं मान रहे हैं, लेकिन जो लोग इनको देखते हैं वो अपना मानकर इनके लिए दुआएं कर रहे हैं और इनके लिए वरीड हैं, परेशान है। ना प्रॉपर सो पा रहे हैं, ना प्रॉपर खा पा रहे हैं। भाई इसे खाने की चिंता, लोगों की भूख मर जाती है, लोगों के वेट गिर जाते हैं। जब तक उनके जो पेशेंट है ना वो हॉस्पिटल में रहते हैं, जब तक कंडीशन नहीं सुधर जाते ना, खाना पीना छोड़ो, सांस लेने की, सोने तक की फुर्सत नहीं मिलती, नींद तक नहीं आती है आंखों में। भाई हमने तो यही देखा सुना जाना समझा है अपने आसपास, अपनी बिरादरी में, अपने रिश्तेदारी, अपने अड़ोस पड़ोस में, और जिनसे भी सुना है। कोई वाइटी फैमिली भी अगर मेरे को अपने एक्सपीरियंस बताते हैं ना, तो वो यही बताते हैं। पर ये दुनिया की अनोखी फैमिली है। जो लोग डेली शेविंग करते हैं ना भाई, उनकी शेविंग बढ़ जाती है, क्योंकि उनको फुर्सत ही नहीं होती है कि मैं जाऊं जाके अपने लिए ग्रूमिंग करूं, शेविंग बनाऊं, ये करूं वो करूं। ये सब प्रायोरिटी बाद में आती है, जब किसी के सर पर तलवार लटक रही होती है ना डर की। बस ये कि जैसे तैसे करके बस हमें ये खबर मिले कि अब हमारा पेशेंट जो है वो स्टेबल है, उसकी कंडीशन जो है वो भी स्टेबल हो गई। वरना लोगों के सर पे बस दिन रात यही रहता है कि तस्बीहां पढ़ते हैं, कलमा पढ़ते हैं। जो लोग नॉन मुस्लिम है तो वो अपना चैंटिंग करते हैं, जिस तरह से भी वो अपना माला वगैरह पढ़ते होंगे, और दिन रात बस इसी चीज में निकल जाती है। कैसे भी करके डॉक्टर ये बताए कि अब कंडीशन ठीक है। किसी को इतनी फुर्सत नहीं होती। और ये जो फालतू के लोग बकवास करते हैं ना भाई, अपनी बकवास को अपने पास रखो। कि होटल में चले गए तो क्या हो गया, किसी को मतलब। अब आप एक बात बताओ, ये तो है होटल में जाने लायक, लेकिन अगर कोई 5 स्टार होटल में जाने लायक ना हो तो क्या वो अपने पेशेंट को ऐसे छोड़कर भाग जाता है? क्या इंसानियत यही कहती है? आहा, क्या भाई साहब जन्नती बेटे हो तुम। हॉस्पिटल में रुकने नहीं देते हैं, कॉरिडोर तक में नहीं रुकने देते इतने सारे लोगों को। लेकिन फिर भी अगर 4-6 लोग होते हैं ना, तो बेचारे सड़क पे खड़े रहते हैं, पर छोड़कर नहीं जाते हैं कि नहीं हमें यहीं रहना
रहना है, किसी चीज़ की ज़रूरत हो, अकेला दुकेला कोई बंदा कहाँ तक भागेगा, और भी भाई बंधु हो गए या और भी फैमिली मेंबर हो गए ना, सपोर्ट के लिए वहाँ खड़े रहते हैं कि चलो कोई बात नहीं, नहीं हम यहीं रहेंगे। कहता है कुछ अच्छा नहीं लग रहा है, और ऊपर से इतनी बड़ी परेशानी, हो कितनी बड़ी परेशानी बेचारे को मिल गया आखिरकार मौका अपने फादर इन लॉ के लिए बताने का। अपने फादर के पास जाने का मौका नहीं मिला, लेकिन अपने फादर इन लॉ के लिए बताने का मौका बहुत अच्छा मिल गया। और वहीं अगर देखा जाए तो फादर इन लॉ के लिए बताने का मौका तो मिल गया जवाई को, लेकिन बहू को मौका नहीं मिला अपने प्यारे पापा के लिए, जिन पापा ने पैम्पर किया है बहुत बार फरिश्ता बहू को, लेकिन उनकी तरफ से तो कोई बात नहीं आई कभी भी। नहीं, ये नहीं लगा कि पापा ऐसे हैं पापा वैसे हैं। हो सकता है बना रहे हो वो भी बैठकर, फिर अपना गाड़ी में या होटल में बैठकर वो भी मियाँ बीबी बताएं एक्सपीरियंस कि कैसा लग रहा है। अब डिप्पी तुम बोलो, हाँ डिप्पी कैसा लग रहा था, हाँ डिप्पी ये हो रहा था। और ये जो लोग जिन चीजों पे बोल रहे हैं और जो पॉडकास्टर इनके रिगार्डिंग इनके लिए बात कर रहे हैं, तो ये मौका इन्होंने ही दिया है, क्योंकि ज्ञान बहुत बांटा है भाई। 6 साल लंबी जर्नी होती, 6 साल में अपने आप को सुपीरियर दिखाकर दूसरों को डाउनग्रेड करना और ये बताना कि हम तो महान हैं, हमारी फैमिली महान है, हम ऐसे करते हैं, हम वैसे करते हैं, और फिर निकलता है जब ऐसी कंडीशन आती है तब निकलता है उसका बिल्कुल उल्टा। अब लोगों को बुरा लगता है ऑफ कोर्स, जो लोग पॉडकास्ट बना रहे हैं वो बात तो अलग है, लेकिन जो लोग पॉडकास्ट नहीं बना रहे ना वो भी अच्छे से धरकर सुना रहे हैं इनको इन्हीं की हरकतों पर। कहता है हमारी हवाइयां उड़ी है, हम सबका तो हाल बहुत बुरा है, फिर आप सबसे मेरी बहुत बहुत गुजारिश है, और गुजारिश देखो, मेरे पापा के लिए दुआ करना, चालू के पापा के लिए दुआ करना, और भाभी के लिए दुआ करना। वैसे तो भाभी के पापा के लिए भी दुआ करना, वो बेचारे कहाँ हैं पता नहीं है, बुजुर्ग तो वो भी हैं, बीमार तो वो भी रहते हैं, उम्र तो उनकी भी हो गई और अकेले हैं, उनके पास भी कोई नहीं है उनका। कहता है प्लीज हम सबके लिए दुआएं करें, हर नमाज में हर चीज। भाई तुम नहीं मांग सकते क्या? खुदा तुम्हारी नहीं सुनेगा क्या? तुम बस मुंह उठा के आ जाते हो कि दुआ करो दुआ करो दुआ करो, लोग तुम्हें व्यूज भी दें, तुम उससे पैसा भी कमाओ और लोग दुआ भी करो, और तुम खुद दुआ ना करो। भाई तुम्हारी नहीं सुनेगा क्या अल्लाह ताला? जितना अपनों की सुनेगा उतना दूसरा तो एक बार, मैं हमेशा से कहती हूँ, तुम दूसरे से कह दो कि दूसरा एक बार याद कर लेगा, तुम्हारे को सुन के कह देगा अल्लाह ताला ठीक कर दे, बस हो गया। लेकिन अपने क्लोज वन, अपने फैमिली, अपने रिश्तेदार जो होते हैं ना, वो दिन रात दुआ करते हैं, क्योंकि उनके दिमाग से निकलता ही नहीं है कि हमारा पेशेंट ठीक हो जाए, हमारा पेशेंट ठीक हो जाए। रही बात व्यूवर्स की, एक बार देख लिया, दुआ कर दी, बात खत्म। चलो मैंने माना कि चलो दुआ के लिए करते, लेकिन सारी चीजों में बस दुआ करो। एक्सीडेंट हो गया गाड़ी का, दुआ करो। हैदर की तबीयत खराब है, दुआ करो। हैदर को लूज मोशन लग गए, दुआ करो। फनी के पेट में दर्द है, दुआ करो। हर चीज में दुआ करो। मतलब गाड़ी का एक्सीडेंट तुमने खुद करा और दुआ करो हमारी गाड़ी के लिए। मतलब बेवकूफ समझ रखा है क्या लोगों को? लोगों की दुआएं इतनी फ्री हैं, और दुआ भी उनसे ही मंगवाते हो। चलो मैंने माना कि ये हक से कहते हैं कि दुआ करो, फिर उसी ऑडियंस को ये कहते हो कि तले जाओगे तुमने नजर लगा दी। उन्हीं ऑडियंस से प्रेगनेंसी छुपाएंगे, उन्हीं ऑडियंस से जो जिनसे दुआ मंगवाते हैं, हक से मांगते हैं कि तुम दुआ करो, उसी ऑडियंस को 3-3 महीने तक अपने बच्चे की सूरत नहीं दिखाएंगे नजर लगने की वजह से। वाओ कितने अच्छे लोग हैं ना ये। और फिर मांगो भाई, इनके लिए दुआ मांगो, पापा के लिए दुआ मांगो, सबा की भाभी के लिए, सबके लिए दुआ मांगो। हम सब दुआ मांगेंगे भाई। मैं तो मेरी ऑडियंस से भी कहूंगी, आपके दिल में इतना सा भी अगर आता है 1% भी, तो प्लीज इनके सबके लिए दुआ करना, क्योंकि अगर कहते हैं कि कोई किसी के लिए दुआ करता है तो अल्लाह ताला बदले में आपको भी उतना ही सवाब देता है। तो दुआ का मीनिंग ये है, खुदा ने बहुत बड़ी फजीलतें हर चीज में दी, क्योंकि अगर कोई किसी को डिमीन करता है, कोसता है, तो उसका कई गुना उसको मिलता है, और कोई किसी के लिए अगर दुआ करता है और अच्छा सोचता है तो उसका कई गुना उसे मिलता है। यही है इस्लाम और यही है कुदरत। इस्लाम क्या, और धर्म में भी यही सारी बातें मानते हो, भला कर भला होगा, बुरा कर बुरा होगा। और बुरा करने में, कोसने में और कॉल आउट करने में फर्क है। उस फर्क को पहले समझ लेना कमेंट करने से पहले। और ये उनके लिए है जो कमेंट करते हैं बिना सोचे समझे। बाकी मेरी ऑडियंस भाई माशाल्लाह वो तो बहुत समझदार हैं, उनको पता है, वो मुझे बहुत अच्छे से जानते हैं और मैं मेरी ऑडियंस को बहुत अच्छे से जानती हूँ। कहता है मैंने सोचा आप सबको बता दूं, और जब से भाई ने वो व्लॉग डाला है, चालू ने व्लॉग डाला है, हमने व्लॉग बनाया भी नहीं क्योंकि मन नहीं कर रहा। इतना गंदा मुंह बना के कह रहा है मन नहीं कर रहा। अरे भाई मतलब हेल्थ, अपने ही घर के पापा की या अपने ससुर की, किसी की भी हेल्थ कंडीशन इतनी बुरी हो, इतनी क्रिटिकल हो, जिनका कहा नहीं जा सकता कि डॉक्टर अभी क्या कह रहे हैं, जो खुद इन्होंने अपने मुंह से बोला है, और उस स्थिति में ये कर रहे हैं, ये बता के एक्सक्यूज दे रहे हैं जिसकी जरूरत भी नहीं है। वो तो भाई अंडरस्टैंडिंग है लोगों में कि वो लोग खुद ही समझ जाएंगे कि ऐसे में किसका कैमरा उठेगा, पर इनके उठ रहे हैं भाई, इनके उठ रहे हैं, रिकॉर्ड भी कर रहे हैं, और फिर भी ये कह रहे हैं कि हमने ब्लॉग नहीं बनाया। वाह यार बड़ा अच्छा काम किया आपने। तो कहते हैं और हमारा ब्लॉग बनाने का मन भी नहीं करा, क्योंकि पूरे टाइम तो हम हॉस्पिटल में रहते, मैं और चालू सुबह निकल जाते हैं हॉस्पिटल
हॉस्पिटल के लिए। कहता है अभी तो वहाँ पे भाई खैर परमानेंट रहते हैं, सुबह हम भी जाते हैं और दिन भर वहाँ रहते हैं। कहता है यहाँ पर घर वाले भी है, घर वाले भी परेशान होते हैं। कहता है उनको भी देखना होता है, रेस्टोरेंट भी मेरा बंद पड़ा है। अगर तेरा रेस्टोरेंट बंद पड़ा है, तेरा पास कोई काम धंधा नहीं है यहाँ पर, फिर भी तूने इतने घंटे लगा दिए। मतलब ऐसे ही नानी की जब खबर मिली थी तो ये बंदा इतनी लेट निकला यहाँ से कि उनका दफीना हो गया, क्योंकि इसका डर इतना ज्यादा हावी था। उनकी आखिरी बार सूरत देखने से ज्यादा इसके दिमाग पर डर हावी था कि अपने डर के चक्कर में ये फ्लाइट ना पकड़कर ये ट्रेन पकड़कर गया, जिससे कि ये 1.5 दिन में वहां पर पहुंचा। और जब 1.5 दिन में वहां पर पहुंचा तो कहां से वो इसके लिए क्या वो रखते वहां पर मैयत को? नहीं भाई, उनको तो करना था ना। और ये भी कहते हैं कि ज्यादा देर मैयत को रखना भी ना चाहिए। उन्होंने अपना दफना दिया। इसको सूरत नहीं देखने को मिली। मतलब इसकी नानी जो इसको दुनिया भर से प्यार करती थी, उसकी आखिरी सूरत तक देखने को नहीं मिली इस आदमी को। क्यों? क्योंकि इसको डर लगता था। और यही चीजें ये अपने पापा के लिए कर रहा है। भाई कैसे लोग हैं ये? कौन सी धरती पे पैदा हुए हैं? यूं कह दो कौन से प्लानेट से आए हुए हैं? आप सबकी दुआओं से अभी चालू के पापा थोड़े अल्हम्दुलिल्लाह बेहतर हुए हैं। आप सबकी दुआएं हैं ये, आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया। पहले तो जाके अल्लाह का शुक्रिया अदा करो और अपनी आदतों को सुधारो। कहता है और मेरे पापा के लिए भी दुआ करो। और फिर इसके डायलॉग सुनो, मैं वो कह रही हूँ ना ज्ञानबाज, कि अल्लाह ताला किसी के माँ बाप को ऐसा ना करे। कहता है माँ बाप का साया रहना बहुत ज्यादा जरूरी है। जिनके माँ बाप नहीं होते वही समझ सकते हैं, और तुम्हारे तो माँ बाप हैं, तुम तब भी नहीं समझ रहे। कहता कानपुर पहुंचकर जो भी रहेगा जैसा भी रहेगा मैं आपके साथ शेयर करूँ। तो सुबह से तो उनके कुछ टेस्ट वेस्ट भी हो रहे हैं। अब देखो ये बंदा यहाँ पर बैठकर इंतजार कर रहा है कि मेरा जो भाई है, मतलब मेरा फुफेरा भाई वो फैसल, जो यहाँ पुणे में रहकर जॉब करता है, जो पुणे में उसकी जॉब लगी है, तो मैं उससे कहूंगा कि तू अपनी जॉब पूरी कर। यह जॉब नहीं मतलब कर, संडे का दिन था ना, शायद हो सकता है छुट्टी हो, तो क्या तू यहाँ पे आ जा। तो वो बंदा वहां से आएगा, उसको टाइम लगेगा कौन सा फ्लाइट पकड़कर, तो वो आएगा नहीं पुणे से लेकर मुंबई की, तो ऑफकोर्स वो ट्रेवल करके यहाँ तक आएगा, तो उसको कुछ घंटे लगेंगे। वो आएगा तब ये इसके साथ यहाँ से निकलेगा फ्लाइट से, उसकी और अपनी टिकट बुक कराकर। मतलब पापा तेरे हैं और तू ही एफर्ट नहीं ले रहा है। भाई साहब डर देख लो भाई इन लोगों का डर। और अगर इनको इतना ही डर है कि ये अपने पापा के लिए, इन सब के लिए नहीं जा सकते, अपनी नानी के मरने पर नहीं जा सकते, तो फिर आप इनसे उम्मीद करोगे कि ये वापस से जो है फ्लाइट में बैठकर उम्रा करने के लिए जाएंगे या हज करने के लिए जाएंगे? नहीं, डर लगना चाहिए ना फिर तो इनको। तो जब तक मैं इंशाल्लाह डॉक्टर के पास पहुंच जाऊंगा कानपुर, डॉक्टर से पूछूंगा कि क्या करना है क्या नहीं करना है। वाह रे वाह। देखो एक होता है कि आपको कोई तकलीफ हो रही है, ठीक है, उसके चलते आपने हॉस्पिटल में एडमिट कराया। एक होता है ऐसी कंडीशन में, चाहे आपको हार्ट अटैक आए या फिर ब्रेन स्ट्रोक आए या फिर ब्रेन हेमरेज आए, उसमें आप डिले नहीं कर सकते हो। उसमें तो ये रहता है कि आप जितनी जल्दी हो सके उतनी जल्दी पहुंचो अपने अपनों के पास। देखो अगर किसी को लूज मोशन हो रहे हैं, किसी को जो है स्टमक इन्फेक्शन हो रहा है, किसी को जो है कुछ और कोई प्रॉब्लम हो रही है, तो उसमें आपने एडमिट कराया है तो वो बात अलग है। लेकिन सडन वाली जो डिजीज होती है उसमें अगर आपने कराया तो उसमें तो पता भी नहीं होता कि वो कब कितनी ज्यादा बढ़ जाए, कब कितनी ज्यादा खतरनाक हो जाए। और इसमें ये आराम से बैठे मजे से इंतजार कर रहे हैं कि नहीं हम सोच रहे हैं टिकट बुक कराएं नहीं कराएं, हम फ्लाइट से जाएं हम ट्रेन से जाएं, और अपने भाई का इंतजार कर रहा है जो पूना से चलकर मुंबई तक आएगा, फिर मुंबई से इसके साथ फ्लाइट पकड़ेगा। वाह, मैं पिछले 2 महीने से बोल रहा हूँ पापा प्लीज आ जाओ, पापा प्लीज आ जाओ। अरे पापा नहीं आ रहे तो तुम उनको जो है वहां पर बीमारी में ऐसी कंडीशन में अकेला छोड़ दोगे? जनाब में थी कैपेबिलिटी इस चीज के लिए कि मैडम के दम पर वो अपनी पूरी फैमिली को यहाँ पर रातों रात शिफ्ट करा कर ले आए, पूरी फैमिली को। और तू तो सिर्फ अपने माँ बाप को शिफ्ट कराएगा, और उसका भी छोड़ो बाकी सबके भी खर्चे उठा लिए भाई साहब। फिर चाहे वो खाला के बच्चे हों, खाला नानी मामा ये सब आकर रहते थे उनके हों, अपनी जो है बेकार की जिद्दी बहन के ना जो नखरे हों, और तुझे तो सिर्फ अपने माँ बाप को शिफ्ट कराना है। क्यों? तेरी बीवी में इतनी काबिलियत नहीं है मैडम की तरह से? जब उसकी भाभी ने उसकी और उसकी फैमिली के साथ इतना अच्छे से किया है तो इसने अपनी भाभी से कुछ नहीं सीखा, उसकी अच्छाइयां नहीं सीखी? तो मैंने उनसे कह दिया है कि तुम्हें करो अभी जो करना है, उसके बाद तुम्हें यहीं आकर रहना पड़ेगा। कहता है चालू जाती मेरे साथ में। और इस मोमेंट पर अगर आप देखोगे तो इसको कहते हैं झूठ बोलने की निशानी, कि जब आप अपने नाक को ऐसे करोगे, टच करोगे, आप अपने पैर को हिलाओगे, कान को खुजाओगे, या कुछ ऐसे सिम्टम्स हैं जो बताते हैं कि आप रियल में सच नहीं बोल रहे हो, आप बात को मैनिपुलेट कर रहे हो या झूठ बोल रहे हो। ऐसे इसने चालू का नाम लिया कि चालू भी जो है, मैं कह रहा था ये मतलब ये चलो वो करो, चालू भी जाती मेरे साथ में, और नाक खुजा रहा है और माइंड एकदम से चेंज हुआ इसका। लेकिन अभी ये है कि सबा को भी पूरे टाइम हॉस्पिटल जाना पड़ता है। क्या करती है वो जाकर? वहां पर जनाब हैं, जनाब की मिसिज हैं, वहां पर निक्कू भिक्कू हैं, धर्म दादा है, सॉरी देव भैया हैं, तो वह इतने सारे लोग हैं। और हाँ नान भी है भाई, छुट्टी हो गई है। अपना जवान भाई जब अपने कंधे से कंधे के बराबर का हो जाता है तो वो बराबर की रिस्पॉन्सिबिलिटी जो है लेने के लिए रेडी हो जाता है। तो और कुछ नहीं, वैसे भी उसे आओ के साथ रहने की आदत है, तो चालू क्या कर लेगी उसमें? तेरा तो छोटा सा बच्चा है, तो तू अपनी बीवी को लेकर अपने पापा के पास जाना
ना, जब 13 साल वहां पर अपने सारी टीम को लेकर अपनी बीवी के साथ हॉस्पिटल में है, तो तुझे भी करना चाहिए, अपनी बीवी को लेकर जाना चाहिए। उनके पास और कौन है? इनके पास तो पूरी मंडली है, यहाँ पर पूरे जो उनके एम्प्लॉय है उनकी फौज है। तो वहाँ पे जो है हॉस्पिटल जाना पड़ता है, यहाँ पे हैदर को देखना पड़ता है, हर चीज का ठीकरा उस बेचारे मासूम बच्चे पर फोड़ देते हैं मियाँ बीवी। अभी 3-4 दिन पहले हैदर भी बीमार था, बहुत गर्मी बहुत ज्यादा पड़ रही है, इसलिए ये नहीं लेकर जा रहा। अगर गर्मी बहुत ज्यादा पड़ रही हो तो और ऐसी कंडीशन बन जाती है, आपको ना चाहते हुए भी जाना पड़ा, तो भी आप अवॉइड करोगे क्या? हारी बीमारी किसी से कहकर आती है, उसमें आप ये सोचोगे कि क्या गर्मी है, क्या सर्दी है, क्या मौसम ठीक है, क्या नहीं है, बरसात है, हमें जाना है कि नहीं जाना, या हमारा बच्चा छोटा है, हमारे कंट्रोल में चीज है ही नहीं, इंसान के हाथ में कुछ है ही नहीं। ये बात तो तूने सही कहा, इंसान के हाथ में कुछ भी नहीं है। अचानक से तेरे पापा की ऐसी कंडीशन हो गई, उनका खुद का बेटा वहां पर नहीं था उनको सपोर्ट करने के लिए, मेडिकल हेल्थ प्रोवाइड कराने के लिए, तुझ मुझ के ऊपर डिपेंडेंट थे। वो खुद अपने भाई के बच्चा या जो भी है, वो तेरा भाई, पैसे वो जो भी है, वो गबरू पबरू वो सब कुछ करता है, तेरी गैर हाजिरी में वो बेटे होने का फर्ज निभाता है। हाँ, पैसे तू देता है डेफिनेटली, लेकिन खाली पैसे देने से नहीं होता है। मतलब इतना लाचार फील कर रहे हैं हम इस टाइम पर, बस लाचार होकर यहाँ बैठा है बच्चे के बेड, उठ के चला मत जा, कहता है कुछ समझ में नहीं आ रहा, जाए तो जाए कहाँ? ओ माई गॉड, मतलब अपने पापा की ऐसी कंडीशन सोचने के बाद ये बंदा कह रहा है जाए तो जाए कहाँ? कुछ समझ में ही नहीं आ रहा कि कब क्या होगा, कब क्या होगा। देखो भाई, मैं ऐसे में कुछ भी नहीं बोलना चाहूंगी, लेकिन बहुत सारे लोग इस चीज को बोल रहे हैं, कमेंट में भी बोल रहे हैं, मुझे भी कमेंट में बता रहे हैं, इनको भी कमेंट कर रहे हैं। इनकी जो हरकतें हैं ना, उसके लिए अच्छे से भरकर इनको कॉल आउट कर रहे हैं। मैं मानती हूँ कि बहुत सारे लोग अच्छे हैं, जो बहुत सारे लोग दुआ कर रहे हैं, मेरी खुद की ऑडियंस जो इनको कॉल आउट भी करती है, क्रिटिसाइज भी करती है, मेरे लिए कमेंट भी करती है, मुझे सपोर्ट करने के लिए भी कमेंट करती है, लेकिन वही ऑडियंस जो है ना, बड़े बूढ़ों के साथ और बच्चों के साथ हमेशा पोलाइट रहती। और मुझे इस चीज पे फक्र है कि मेरी ऑडियंस मेरे जैसी ही, बाकी का किसी का मैंने कोई ठेका नहीं लिया है। और जो बीमार हैं और जो बच्चे के पेरेंट हैं, उनकी हरकतें देख लो भाई। ओ बाबा, आ गई है चालू मैडम। फ्रेंड्स, रात के 2:30-3 बजने वाले हैं और हम यहाँ पर जाने की पैकिंग कर रहे हैं। इनको दिन में खबर लगी है संडे को, और ये पैकिंग रात को 2:30 बजे कर रहे हैं, क्योंकि अब तक सोच रहे थे मियाँ बीबी जाए क्या ना जाए। फनी ने खुद ही कहा कि समझ में नहीं आ रहा क्या करे, जाए का कहाँ जाए बताओ। कहते फनी का भी निकलने का टाइम है, सुबह की फ्लाइट है, उन्होंने अभी बताया। भाई कोई भी अगर मुंबई से है तो प्लीज मुझे जरूर बता देना कि संडे को इसको दिन में पता चल गया कि इसके पापा की कंडीशन ऐसी है, और उसके बाद रात को 2:30 बजे ये बता रही है, तो क्या दिन से लेकर रात 2:30 बजे तक कोई फ्लाइट यहाँ पे से मुंबई से कानपुर के लिए, मुंबई से झांसी के लिए, मुंबई से लखनऊ के लिए नहीं जाती हैं क्या? और दूसरी बात, कई ऐसी ट्रेन है जो सुपर फास्ट ट्रेन है, जो बाकी नॉर्मल ट्रेन से कम टाइम लेती हैं, बट वही वाली बात है कि ऐसे में ट्रेन के बारे में तो सोचना ही बेकार की बात, क्योंकि कोई भी ट्रेन होगी 20 घंटे से तो इससे कम नहीं लेगी वो, क्योंकि मुंबई और वहां से अच्छी खासी जर्नी है, तो फ्लाइट ही सबसे ज्यादा बेहतर है। उसमें भी आप ये सोचोगे कि हमें डर लग रहा है, हमें डर लग रहा है, अरे भाई फ्लाइट का एक टाइम चार्ट आ रहा है। अगर आप पूछोगे कि मुंबई से लखनऊ या मुंबई से कानपुर की कितनी भी फ्लाइट जो है वो दिन भर में जाती हैं, तो 10 से 12 फ्लाइट उन्होंने निकाल कर दी है वहां पर, जिसका टाइम ड्यूरेशन 2 घंटे 10 मिनट के समय लगता है, जिसमें सुबह 4:45 से शुरू होती है। 4:45 पर इंडिगो, 4:45 पर एयर इंडिया एक्सप्रेस, इसी तरीके से आप बाकी सारे भी जान सकते हो, यानी कि 4:45, 5:45, 8:40, 11:15, 12:10। माना कि इसके पापा की खबर लगी है, इसको दिन में दोपहर में मिली है, उसके बाद अगर दोपहर को खबर लगी है 1:30-2 बजे के बीच में, तो एक 4:55 पर जा रही है जो आकाशा एयर है, एक 6:15 पर जा रही है जो एयर इंडिया एक्सप्रेस है, और उसके बाद एक 8:45 पर जा रही है जो इंडिगो फ्लाइट है। क्या ये इनमें से कोई फ्लाइट नहीं लेकर जा सकता था अपने पापा के पास? जो बंदे ने पूरा दिन इंतजार करा, पूरी रात इंतजार करी, और अगले दिन की सवेरे की इसने फ्लाइट बुक करी। लेकिन अगर किसी को जाना ही ना हो, किसी को नौटंकी करनी हो, किसी को कंटेंट बनाना हो, कंटेंट बनाने के लिए इनके कैमरे उठ कैसे जाते हैं यार, ऐसी कंडीशन में जिसमें पता ही नहीं हो कि अभी आगे की कंडीशन क्या होने वाली है। तो कहते हैं सफर पे जाने से पहले नमाज पढ़ते हैं, सफर अच्छा होता है। अब देखो यहाँ पर इन्होंने क्या डाला, इस्लामिक एलिमेंट डाला है। जो इनकी ऐसी ऑडियंस है जो ज्यादा पढ़ी लिखी नहीं है, लेकिन जो इस्लाम को अच्छे से जानती हैं, या नमाजी कुरान पढ़ने वाली जो औरतें हैं, खासतौर से औरतें ही देखती हैं, उनसे रिलेवेंट रहने के लिए ये औरत देखो क्या चालाकी खेल रही है। ये हमें सबको पता है, बीइंग अ मुस्लिम या नॉन मुस्लिम भी उनको पता होता है कि आप अगर कैसे सफर पे जा रहे हो, या जो भी आप अपने ईश्वर को मानते हो, तो उनको आप एवरी टाइम याद करते हो। फिर आप जब ट्रेवल कर रहे हो तब भी याद करते हो, घर से निकलते हो तब भी याद करते हो, घर में भी अपने पूजा पाठ भी करते हो। हमारे यहाँ पे भी इबादत करते हैं, नमाज कुरान पढ़ते हैं, पर दिखावा कोई नहीं करता कि भाई हम जा रहे हैं हम तो दिखावा करेंगे।
जहाँ दिखावा है वहां समझ जाओ कि भाई दिखा रहे हैं तो क्या दिखा रहे हैं और क्यों दिखा रहे हैं, तो उससे सफर आसान होता है। तो बस सफर आसान हो, सफर क्या वो तो हर जगह के लिए। अगर तुम्हारा डर है तो सिर्फ सफर की बात नहीं है, डर तो हर टाइम है। तुम बेड पर लेटे हो तो भी डर है, बेड पर लेटने की भी दुआ करो। अगर तुम्हें इतना ही डर लगता रहता है तो मैं मानती हूँ कि जब आप निकलते हो तो घर से नमाज अदा कर जानी चाहिए, सफर की दुआ पढ़कर जानी चाहिए। सफर की दुआ लोग गाड़ी में भी लगाते हैं, पढ़ते भी है, जबानी याद भी करते। मुस्लिम है उसमें बहुत सारी चीजों के लिए छोटी छोटी हर चीज के लिए दुआएं दी गई हैं, बताए गए। हमारे नबी बताते थे कि इसको करने से इसको दुआ। इवन बच्चों के लिए जो है ना बहुत सारी दुआएं हैं, बड़ों के लिए बहुत सारी दुआएं हैं, लेकिन दिखावा ये नहीं करना चाहिए। अब यहाँ पे इनके कपड़े तय लगा रहे हैं, हम इनका बैग पैक कर रहे हैं, अब ये जा रहे हैं। और तब इसने दिखाया है कि उसने जो पंप है वो रखा हुआ है, जो अस्थमा वाले लोगों को पंप दिया जाता है जिनको ब्रीदिंग इशू होते हैं। भाई तू कितनी फ्लाइट अटेंड करता है भाई, जो तू सिर्फ फ्लाइट के लिए ही यूज करता है? इसका मतलब बिना फ्लाइट के भी ये वो इसको यूज करता है। इसको भी प्रॉब्लम है, क्योंकि इसके पापा को भी प्रॉब्लम है और इसको भी प्रॉब्लम है। मैं उसको डिनाई नहीं करती कि इसको प्रॉब्लम नहीं है, बिल्कुल होगी, और है भी तो कोई ऐसी बड़ी बात नहीं। पर क्या इससे पहले आपने सुनने को मिला है कि ये कह रहे हैं कि इस तरीके से फनी को प्रॉब्लम होती है तो हम ये पंप भी रख देते हैं। अब देख लो एक और इमोशनल एलिमेंट। फ्रेंड्स इतनी रात हो गई है और ये देखो सो नहीं रहा है, और इसको पता चल गया है कि इसके पापा कहीं जा रहे हैं, तो इसलिए उसने अपने पापा के बिल्कुल नए कोरे जूते जो एक बार भी यूज नहीं करे हैं, उन जूतों से बच्चा खेल रहा है। मतलब अपने पापा से मिलने जाने के लिए। अब लोग कहेंगे कि तुम तो इतनी इतनी सी भी बात नोट करते हो। भाई दिखावा, कैसी सिचुएशन में क्या दिखावा। आपके, मैं चलो एक एग्जांपल दे रही हूँ, आप उसको सीरियसली मत लेना। आपके फादर बीमार हैं, किसी के भी जो सुन रहे हैं, या चलो छोड़ो, जैसे भी मैं एक एग्जांपल दे रही हूँ। आपके फादर बीमार है तो क्या आप ये सोचोगे कि नए वाले जूते निकाल मैं वो पहन कर जाऊंगा, नए वाले कपड़े निकाल, ब्रांडेड कपड़े निकाल मैं वो पहन कर जाऊंगा? हाँ ठीक है, माना कि आपके पास ब्रांडेड कपड़े हैं तो आप वही पहनोगे ऑफ कोर्स, पर क्या जूते भी नए कोरे नकोरे जो एक बार भी यूज नहीं हुए वो निकाल कर पहनोगे? हाँ, दिखावा, अगेन दिखावा। वो भी जब दिखावा जब आपके पापा को इतनी बुरी तरीके से बीमार हैं, जो हॉस्पिटलाइज्ड हैं, जिनकी कंडीशन का भी अभी कुछ नहीं पता, जिनको ब्रेन स्ट्रोक आया है, यानी कि कोई छोटी मोटी तकलीफ नहीं है। अनयूज्ड जूते हैं ये जो बच्चे ने हाथ में लिए हुए हैं, कोरे जूते पहन कर जाएंगे भाई फनी भाई अपने पापा को देखने जाने के लिए, वो भी एक दिन डिले कर फ्लाइट। तो भाई मैं एयरपोर्ट लुक बनाऊंगा, नए जूते पहनूंगा। इनको आदत है दूसरों की बीमारी पर, दूसरों की मौत पर एयरपोर्ट लुक बनाना। कहती है, और ये सो भी नहीं रहा है क्योंकि इसको लग रहा है कि वो कहीं जा रहे हैं। इसको कैसे पता बेचारे को कि वो कहाँ जा रहे हैं? कहती है तो उनके शूज पकड़ कर बैठा है इसको। हाँ बेचारे, चलो मैं चालू पे तुम्हें क्या ही कहूँ। हंसते मुस्कुराते हुए कहता, फ्रेंड मेरे निकलने का टाइम हो रहा है तो मैं जा रहा हूँ। तो ये बहुत परेशान कर रहा है, ये वो इसलिए परेशान कर रहा है एक्चुअली, ये बात जो मैंने पहले भी बहुत बार बोला है कि वो वाकई में फनी पर बहुत ज्यादा हिला हुआ। वो जिम भी जाता है ना तो भी वो जिद कर रहा था, याद है, घुटने घुटने चल के भाग रहा था उनके साथ जाने के लिए। ठीक है, अल्लाह हाफिज, ठीक है, चलो जैसे भी होगा वैसे मैं तुम्हें बताऊंगा क्या, मैं तो तुम्हें रिकॉर्ड करके दूंगा, तुम वीडियो बनाना आराम से, कुछ क्लिपिंग यहाँ की जोड़ लेना, कुछ क्लिपिंग वहाँ की जोड़ लेना। भाई ने हमें कंटेंट नहीं बनाने दिया तुम्हारे पापा का, तो कोई बात नहीं, तुम मेरे पापा का कंटेंट बना लेना बीमारी का। हंसकर मुस्कुराकर ये बंदा कहता है कि इनको छोड़कर जाना बहुत मुश्किल होता है। हाँ, शादी में जा रहा है ना तू, जो तेरे लिए मुश्किल हो रहा है इनको छोड़कर जाना, और इतना ही मुश्किल हो रहा है तो साथ लेकर जा इनको। भाई तेरे बीमार पिता, तेरी बीमार माँ जो है, अगर वो उनका अपने पोते को देख कर थोड़ा मन शांत हो जाएगा, थोड़ा अच्छा हो जाएगा, तो देना उनको ये वाली खुशी। और भाई हंस और मुस्कुरा तो यही सकते हैं भाई अपने बाप की बीमारी पर। ये दूसरा एग्जाम्पल है। ऐसे ही नहीं कह देते इनको अल्लाह मिलाई जोड़ी। वो अपने पापा की तबीयत खराब बताने पर मुस्कुरा मुस्कुरा कर वीडियो बना रही थी, और ये अपने पापा की बीमारी पर मुस्कुरा मुस्कुरा कर वीडियो बना रहा है, ब्लॉग बना रहा है पूरा। कहता है इनको छोड़कर जाना बहुत मुश्किल काम है, लेकिन वो भी जरूरी काम है, माँ बाप भी होते हैं। वाह, याद आ गया तुझे? माँ बाप भी होते हैं। हाँ चलो मैं जा रहा हूँ, अच्छे से इसका ख्याल रखना, इसका ख्याल रखना। वो बेचारा बच्चा अभी तक ये देख रहा है कि पापा कहीं जा रहे हैं। उनको क्या पता पापा कहाँ जा रहे हैं, पापा 1 दिन के लिए जा रहे हैं, पापा 2 दिन के लिए जा रहे हैं। बिना बता के भी बच्चे के ऊपर जो है ठीकरा फोड़ रहे हैं। फ्रेंड बहुत मुश्किल से छोड़ रहा था, बहुत रो रहा था, अल्लाह हाफिज अल्लाह हाफिज। और इतना क्लोजअपली शूट करा है कि पीछे का आपको 1% भी दिख ना जाए कि हमारा घर अब तैयार होने के बाद कैसा लग रहा है। हैदर बहुत रो रहा था, उसको छोड़ के मैं यहाँ पे आ गया, हंस रहा है मुस्कुरा रहा है भाई आदमी। और इधर चालू दिखा दिया कि हम पढ़ रहे हैं बैठकर, यहाँ पर हम दुआएं कर रहे हैं कि एटलीस्ट अपने फादर इन लॉ की बीमारी को बताकर ही उसको एटलीस्ट कंटेंट बनाने का मौका मिल गया। वैसे तो भाई रिकॉर्ड करने नहीं देता। अब यहाँ पर बैठकर वो कह रही है कि फ्रेंड्स हम पढ़ रहे हैं, फ्रेंड्स फनी निकल गए हैं और मैं बस सोने के लिए जा रही हूँ। मुझे ऐसा सूनापन और खालीपन सा लग रहा था। तो भाई तेरे को भी जाना चाहिए था, अपनी इंसानियत दिखाती थोड़ा सा और उसको सपोर्ट करती ऐसे में कि भाई तेरी मदर इन
इन लोगों को तेरी जरूरत थी, वो भी तो अकेली है, तुम्हारी ननद नहीं है, कोई और रिश्तेदार नहीं। और आजकल तो इनकी वजह से उनके आपसी रिश्ते भी, अपने कुनबे से रिश्ते भी अब उतने अच्छे नहीं रहे जितने अच्छे शुरुआत में आपको देखने को मिलते थे। चाहे डुम्बुल की फैमिली हो, उनके साथ भी इन्होंने पंगे लिए, उनकी अम्मी का भी इनके यहाँ आना जाना कम हो गया इसी औरत की वजह से, जबकि वो उनकी देवरानी है और हर चीज में हमने उनको खड़े हुए पाया था। सबके साथ ये लोग रिश्ते खराब कर लेते हैं और फिर उम्मीद करते हैं कि फिर वो रिश्तेदार जो ना हमारे लिए खड़े रहे। कहती है इबादत से ही सारी चीजें आप ठीक कर सकते हो और कोई रास्ता नहीं है, तो करो बैठकर इबादत, दूसरों से दुआओं पे डिपेंडेंट मत रहो, व्लॉगिंग मत करो, व्लॉग मत बना, बैठकर इबादत करो, उससे अच्छा तो कुछ हो ही नहीं सकता। जैसे इन्होंने ऑफ कोर्स दिखाया भी है कि घर की सारी औरतें बैठकर पढ़ रही हैं, इससे अच्छी चीज तो कुछ हो ही नहीं सकती। दूसरों पे डिपेंडेंट रहो, उनसे ये कहो कि दुआ करो, मतलब छोटी छोटी सी चीज में। चलो अभी तो कंडीशन ऐसी है कि ठीक है, इन्होंने कहा है कि दुआ करो और लोग दुआ कर भी रहे हैं, लेकिन गाड़ी का एक्सीडेंट हो गया तो भी दुआ करो, पेट तबीयत खराब है तो दुआ करो, बस हर चीज में दुआ करो। और वहीं जब वो ऑडियंस अपनी दुख तकलीफ इनको कमेंट में बताती है, तब ये औरत या ये जो भी व्लॉगर्स है ना, ये उनकी परवाह नहीं करते। मतलब तुम्हारी तकलीफ है कि तुम सबसे दुआओं की दरख्वास्त कर रहे हो, लेकिन कोई तुमसे कह रहा है इस उम्मीद से कि तुम्हारे जरिए बहुत सारे लोग सुनेंगे तो उनको भी इतनी सारी दुआएं, इतनी सारी ब्लेसिंग, इतना सारा सवाब मिलेगा, तब ये लोग परवाह नहीं करते। कितने सारे लोग कमेंट करते हैं कि हमारे पापा बीमार है उनके लिए दुआ करना, हमारी अम्मी बीमार है उनके लिए दुआ करना, या हमारा लव वन बीमार है उनके लिए दुआ करना। कभी इन लोगों ने तवज्जो दी है? सारे नोटिफिकेशन जाती है, हर एक कमेंट की नोटिफिकेशन जाती है एक क्रिएटर। कभी कम से कम जब तुम लाइक हार्ट देती हो उन कमेंट को देख करके जो तुम्हें अच्छे लगते हैं उसको, तो कभी ऐसे कमेंट को भी रिप्लाई कर दिया करो, कभी ऐसे कमेंट को भी अपनी वीडियो में, अगली वीडियो में बोल दिया करो। तो फ्रेंड्स, आप सबसे दुआओं के लिए कहा था तो आप सबने दुआएं की। आपने देखा होगा भाई का अपडेट कि पापा पहले से बेहतर हैं। अभी फनी ज्ञान बांट कर गया था इसी व्लॉग में, अब ये अपने हिस्से का ज्ञान बांटेगी कि पापा थोड़े थोड़े बेहतर हो रहे हैं, लेकिन अंदर से इसी चीज का रहता है कि पापा बात कब करेंगे। भाई उसमें तो वक्त लगेगा, क्योंकि उनके उस पर्टिकुलर ब्रेन के उस हिस्से पर असर डाला था इस ब्रेन हेमरेज ने, जिसकी वजह से वो बोल नहीं पा रहे हैं और जिसकी वजह से वो सॉल्व नहीं कर पा रहे थे, जिसकी वजह से उनको फूड पाइप की जरूरत पड़ी थी, जिसकी वजह से उनको ब्रीदिंग इशू हो रहे थे और उनके लिए वो गले में नली डाली गई है सांस प्रॉपर तरीके से लेने के लिए। तो उसमें तो थोड़ा टाइम लगेगा, वो घर आ जाएंगे, ठीक भी हो जाएंगे, तो धीरे धीरे स्पीच थेरेपी उनकी शुरू होगी और धीरे धीरे ही वो रिकवर कर पाएंगे। तो बस अल्लाह से उम्मीद है कि वो भी ठीक करेंगे। और फनी के पापा के लिए भी दुआ करना, फनी के पापा भी जल्दी ठीक हो जाए। फनी के पापा का पता चला वो तो अलग ही एक चीज हो गई। कहती है हम इस चीज से गुजर ही रहे थे, सुबह जब पता चला। अब उसने कहा है कि जब मैं सोकर उठा था तब पता चला, ये कह रही है सुबह जब पता चला। अब सुबह कितनी बजे होती है इनकी? अब आप या तो सुबह मान लो कि भाई 8 बजे, 9 बजे, 7 बजे, कितने बजे पता चला। और इनके हिसाब से अगर सुबह मान लो तो भाई 12 साढ़े 12 बजे के बाद। तो सुबह जब पता चला तो ये एक और बड़ा शौक हो गया। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह के करम से वो इतना ज्यादा नहीं है। मतलब ये बताना चाह रही है कि जो फनी के पापा को हुआ है वो बहुत ज्यादा नहीं है, बहुत ज्यादा बड़ा नहीं। कहती है वो बात कर रहे थे, हमने वीडियो कॉल पे देख, तो अल्लाह की तरफ से ज्यादा नहीं हुआ था, लेकिन उनको ट्रीट कराना, डॉक्टर के पास पहुंचाना ज्यादा जरूरी था, इसलिए कोई और ही ले जाएगा और हम बेटा बहू यहाँ पे आराम से बैठकर कंटेंट बनाएंगे। ऑफ कोर्स ये इतनी जल्दी नहीं पहुंच सकता था, तो वहां तो कोई और, किसी और को ही ले जाना होगा। लेकिन तुम्हारी फर्स्ट प्रायोरिटी बनती है सबसे पहले तुम ये अपडेट देना, एक स्टोरी लगा देते अपडेट के लिए, और ये व्लॉगिंग करना, ये कट लगा के वीडियो को एडिट करना, ये सब कुछ करने की बजाय ना पहले वहां पर पहुंच जाते, कंडीशन देखते कि कंडीशन कैसी है। अभी डॉक्टर ने कहा है कि ठीक है बहुत ज्यादा नहीं, बट एक बच्चों के लिए अपने पापा पर आई हुई, अपनी माँ पर आई हुई कोई भी हेल्थ इश्यूज, कोई भी परेशानी, वो बहुत बड़ी होती है। तो इंशाल्लाह फनी तो जा ही रहे, इंशाल्लाह वो सब चीज वहां पर देख ही लेंगे। उनके लिए भी दुआ करिएगा, मेरे दोनों पापा लोगों के लिए दुआ करना कि अल्लाह उनको ठीक कर दे। बस यहाँ से इसका अपना जो था व्लॉगिंग का वो खत्म हो गया। चलो भाई कट अपनी अगली क्लिपिंग लगाते हैं। अगली क्लिपिंग क्या है कि वहां से घर से निकला और ये एयरपोर्ट पे पहुंच गया। एयरपोर्ट पे किसके साथ पहुंचा? फैसल के साथ, अपने फुपेरे भाई के साथ। ब्रैड हमारी चेकिंग हो गई है और हम जा रहे हैं, और इसकी भी आज फर्स्ट फ्लाइट। कहता है इसने तो मुझे बहुत बड़ा धोखा दे दिया। भाई तुझे क्या धोखा दिया उसने? कहता मुझे लगा था ये मेरे साथ जाएगा, उसकी पहली फ्लाइट है, लेकिन वो तो नहीं डर रहा, वो तो तेरी तरह से नहीं नौटंकी कर रहा। कहते ये मेरे साथ जाएगा तो मुझे लगेगा, मतलब ये सोचा था कि ये इसे हिम्मत देगा। तू छोटा बच्चा है क्या? हर एक क्लिपिंग ली है भाई साहब इसने, हर एक क्लिपिंग। तो हम इस बात से डिनाई नहीं कर सकते कि ये वहां जाकर हॉस्पिटल की एक क्लिपिंग ना ले लेगा। अगर डॉक्टर और हॉस्पिटल इसको अलाउ करेंगे तो, और मुझे लगता नहीं कि रेजेंसी वाले अलाउड करेंगे। तो ब्रांड दुआ करना कि मैं ठीक ठाक पहुंच जाऊं और पापा भी ठीक ठाक रहे। वहां की क्लिपिंग ले ली,
अंदर बैठने की क्लिपिंग ले ली, वहां पर मटर गश्ती हंस लिया, बोल लिया। पीछे जो ठीक पीछे दूसरी लाइन में जो बंदा बैठा है वो देख रहा है कि ये बंदा यहाँ पर व्लॉगिंग कर रहा है। फ्रेंड, हमारी फ्लाइट यहाँ पे थोड़ी देर में निकलेगी इंशाल्लाह, फिर हम उड़ान भरेंगे, तो दुआ करिएगा। मुझे बहुत डर लगता है। अपने गिरवान को पकड़ पकड़ कह रहा मुझे बहुत डर लगता है। अरे यार नौटंकी बाजो, अभी तुमने फ्लाइट ली थी, इतनी इससे तो बड़ी फ्लाइट ली वो बेंगलोर वाली जो तुम गए थे थोड़े दिन पहले। नौटंकी, सबको फर्स्ट फ्लाइट का एक्सपीरियंस कराने के लिए तो तू कौन सा उड़कर गया था? ये तैर के गया था वहाँ पे बेंगलोर। इसीलिए मैं फैसल को लेकर आया हूँ साथ। तो बस इंशाल्लाह अब से वहां पर पहुंच कर मिलेंगे, जैसे भी रहेगा, जो भी अपडेट रहेगी। कहता है मेरा तो टेंशन से सर फटा जा रहा है। इसकी शक्ल देखकर किसी को लग रहा है कि इसका टेंशन से सर फटा जा रहा है? बराबर तो व्लॉगिंग कर रहा है भाई, कैमरा रखना। अगर टेंशन से सर फटा जा रहा है ना तो बैठकर कलमा पढ़, दरूद शरीफ पढ़, सूरह रहमान पढ़, सूरह यासीन पढ़। मोबाइल में भी पढ़ लेता है तू तो। जब तेरा बेबी डिलीवर हो रहा था तो तू मोबाइल में दुआ पढ़ रहा था ना, तो टोपी लगा के दुआ पढ़ ले, बिना टोपी लगाए भी दुआ पढ़ ले। व्लॉगिंग मत कर, बैठकर पढ़, अपने पेरेंट के लिए पढ़, खुद की दिल की तसल्ली के लिए पढ़, अल्लाह से दुआ मांग। अभी अभी तेरी बीवी ने बोला है कि इबादत से सब कुछ हो सकता है, तो व्लॉगिंग से नहीं होगा। व्लॉगिंग मत कर बैठ के यहाँ पे। फ्रेंड, मैंने इसको दे दी है अपनी विंडो वाली सीट, उसकी भी बत्ती सी निकल गई, क्योंकि उसकी फ्लाइट का फर्स्ट एक्सपीरियंस है। तो भाई वो विंडो से अपना एक्सपीरियंस ले, बीमारी को कैसे कैश करते हैं, बीमारी को कैसे मोनिटाइज करते हैं, बीमारी में कैसे मटरगश्ती करते हैं, बीमारी में कैसे एंजॉय करते हैं, ये इस फैमिली के सारे मेंबर से सीख लो भाई। सारे एक ही थाली के चट्टे बट्टे, और जो इन चीजों को कॉल आउट करने के लिए गलत बताते हैं तो भाई वो भी ऐसे ही होंगे। कहता तेरा भी पहला सफर है भाई, तो कहता हमको डर नहीं लगता। अब आगे चालू की फिर से व्लॉगिंग। फ्रेंड्स, नेक्स्ट डे हो चुका है, क्योंकि उसके बाद की क्लिपिंग के लिए तो आप जो है बैठे रहोगे ना उत्साह में कि आगे क्या डालेंगे, फनी क्या दिखाएगा, चालू अगली वीडियो में क्या बनताएगी। तो भाई ये एक स्ट्रेटेजी होती है इनकी व्लॉगर्स की, लोगों की क्यूरियोसिटी बढ़ाने के लिए कि अगले व्लॉग में हमें क्या देखने को मिलेगा। क्योंकि पापा की तो स्थिति इन्होंने नहीं दिखाई अपनी जनाब ने तो, लेकिन फनी के पापा की स्थिति हो सकता है आपको देखने को मिल जाए, अगर एजेंसी वालों ने इनको इस चीज के लिए अलाउ करने दिया कि कैमरा लेकर तुम रिकॉर्ड कर लो वहां पर आईसीयू में या रूम में। देखो प्राइवेट रूम मिल जाएगा तो वहां पे डेफिनेटली कर लेगा। अगर इतनी क्रिटिकल कंडीशन नहीं हुई तो हो सकता है प्राइवेट रूम में ही हो, और क्रिटिकल कंडीशन है तो समझो फिर आईसीयू में होंगे, आईसीयू में रिकॉर्ड करने का उसका मिलेगा ना। और भैया मिल लिया तो भाई बहुत ही बड़ी बात है कि हॉस्पिटल वाले भी ऐसे ही हैं और ये भी ऐसे ही, क्योंकि आईसीयू में कैमरा अलाउड है ही नहीं। वैसे तो कायदे में हॉस्पिटल में भी कैमरा अलाउड नहीं होता है और होना भी नहीं चाहिए। फ्रेंड्स, नेक्स्ट डे हो चुका है और मैं अभी जा रही हूँ हॉस्पिटल, और मुझे ये पूरा सेटअप लगाना था। सॉरी, लगा हुआ होगा ऑफ कोर्स, चलो उस बात को बेनिफिट ऑफ डाउट दे देते हैं। याद कर रहे होंगे, पढ़ रहे होंगे, इबादत कर रहे होंगे, लेकिन मैं दिखाऊंगी आपको। इसी मोमेंट पे मैं कैमरा उठाऊंगी। बाकी मैंने कैमरा उठा के किसी भी पर्सन को नहीं दिखाया था, ना खाला को, ना छोटी खाला को, ना बड़ी खाला को, ना किसी को। मैं किसी को नहीं दिखाऊंगी, ना किसी का एक शब्द भी आपको सुनाऊंगी, लेकिन दिखाऊंगी कि सारे के सारे बैठकर यहाँ पे लगातार इबादत कर रहे हैं। मैं जा रही हूँ रिहान के साथ, और हैदर को भी छोड़कर जा रही हूँ। और अब फनी भी नहीं है तो वो थोड़ा सा परेशान कर रहा है, और हमें वहां पर लहर बैठी हुई नजर आई है। बहुत सारे लोग कह रहे थे कि इसके फादर इन लॉ मदर इन लॉ आए, इसके फादर इन लॉ मदर इन लॉ नहीं आए हैं, वो वही हैं तभी ये वहां पर गए हैं, क्योंकि इतनी जल्दी आकर इतनी जल्दी वो जा ही नहीं सकते थे। और अगर वो आते तो इनकी बातों से ही आपको पता चल जाता कि वो यहाँ पर आए थे और वो यहाँ से चले गए और उनकी तबीयत ऐसे ऐसे खराब हो गई। वो ईद पर आए ही नहीं, उनको मना कर दिया गया, वो नहीं आए हैं, लेकिन वो लड़की आ गई है। भाई काम भी तो कराना है ना, उस कंटेंट बनाकर दिखाना है। इनके नाम से हमें ठिकरा फोड़ना है कि हमने बच्चों की वजह से ईद मना ली। जब भाभी हॉस्पिटलाइज थी, भाभी का कैंसर का ऑपरेशन हुआ था, तब भी हमने बच्चों के नाम से ठिकरा फोड़ लिया था, क्योंकि तब तो हैदर के नाम से भी नहीं बोल सकते थे। न्यू बॉर्न था वो बेचारा, क्या ही करता। लेकिन अब वो 1 साल का हो गया, तब वो कह देगा कि नहीं नहीं मम्मा मम्मा ईद मनाओ, और हमें जो है लहर अपी भी आई हुई है, ईद मनाओ। क्या यार, क्या लोग हैं कहते। लेकिन ऐसे जाना आना सही नहीं है। वो देख रहा है कि मम्मा कहाँ जा रही है, फिर हॉस्पिटल में ऐसा रहना सही नहीं। मैं पापा से मिलूंगी। और देखो यहाँ पे सारा बैठी हुई है, यहाँ पर पिज्जा बैठी हुई है, वहां पे लड़कियां बैठी हुई हैं, सब तस्बीहां पढ़ रहे हैं बैठकर। भाई साहब, खाला बैठी हुई है, डॉक्टर खाला ऊपर बैठी हुई है बच्चे को लेकर। लेकिन यहाँ पर हमें बाजा खाला नजर नहीं आई है और हमें अम्मा नजर नहीं आई है। ऑफ कोर्स हो सकता है वो चालू के घर ऊपर हो, बट ये तो इसी का ही रूम है ना, हो सकता है दूसरे रूम में हो। फ्रेंड्स, जब हम हॉस्पिटल जाते हैं तो अम्मी, या कोई भी हॉस्पिटल जाता है तो अम्मी इमोशनल हो जाती है, और इसको इतनी शर्म नहीं है कि इमोशनल अम्मी के ऊपर कैमरा घुमा दिया। कहती है उनको मिलना भी है और उनकी हिम्मत भी नहीं है। अभी भाई क्या औरतें हैं ये, सारी की सारी, मतलब उनको मिलना भी है और उनकी हिम्मत भी नहीं है, और घर में बैठे बैठे रो लेंगी लेकिन एक झलक नहीं देखेंगी। अब जब उनकी कंडीशन जो है इतनी स्टेबल है कि वो हंस रहे हैं, मुस्कुरा रहे हैं, रिस्पॉन्स कर रहे हैं, ऐसे में तो मिलना चाहिए ना उनको।
भाई साहब क्या है ये। लेकिन चालू अपनी कंटेंट बनाने से पीछे नहीं हटेंगी भाई। एकदम कैमरा घुमा के अम्मी को दिखाई दिया, अम्मी के ऊपर 2 बातें बोलकर, जिससे कि भाई ज्यादा कॉल आउट ना करे इसको। क्यों तुमने अम्मी को रिकॉर्ड करके दिखा दिया जब हमने मना करा था? तो पापा ठीक हो रहे हैं अम्मी, पापा ठीक हो रहे हैं। अभी सोचो तुम्हारी अम्मी की ये हालत खराब है, उनके शौहर बीमार हैं, तो तुम्हारी सास को क्या ऐसा नहीं लग रहा होगा? क्या उन्हें जरूरत नहीं है अपनी बेटी की और अपनी बहू की? बेटी नहीं आ सकती है, वो तो तुमसे भी ज्यादा दूर है, तो तुम तो पहुंच सकती हो उनको सहारा देने के लिए। कहते हैं कि ये मेरे साथ भी है। भाई तो बोलते हैं कि मिलो, भाई बोलते हैं मिलो, और भाई कह रहा है कि मैंने मिलने नहीं दिया। भाई सच कौन बोल रहा है पहले ये डिसाइड कर लेते आपस में कि हमने क्या बोला है और तुमने क्या बोला। लेकिन मिलने के लिए इतनी हिम्मत जुटानी पड़ती है। वाह, यही औरत थी जब इससे और भी ज्यादा निब्बी थी ये। और उस टाइम में जब इसके पापा को ये इस तरह से ब्रेन हेमरेज हुआ था, तब ये वहां पर अकेली थी, इसका भाई भी नहीं था वहां पर। और आज इतने बच्चा होने के बाद, इतनी शादी होने के बाद, इतनी मैच्योरिटी आने के बाद, कि 13 साल में थोड़ी तो मैच्योरिटी आई होगी एज के हिसाब से, लेकिन तब इसमें इतनी हिम्मत नहीं हो रही कि ये अपने पापा को, जब उनकी कंडीशन अब थोड़ी स्टेबल है, कि वो रिस्पॉन्स कर रहे हैं या वो मुस्कुरा रहे हैं देखकर, तब ये देख कर आए। अजीब नहीं लगता आपको सुनकर? कहती है कि इतनी हिम्मत जुटानी पड़ती है कि मैं बता नहीं सकती आपको। जिनके साथ ये हुआ है वो जानते हैं। कहती है आप में से बहुत सारे लोगों के मैसेज आए हैं कि उनकी फैमिली में ऐसे हुआ है, वो समझ सकते हैं। अल्लाह किसी की फैमिली के साथ ऐसा ना कर। कहती है पापा को हुआ, फनी के पापा को हुआ, और भी हम अपने आसपास सुनते हैं जिनको ब्लड प्रेशर की परेशानी। तुम्हारी अम्मी को भी ब्लड प्रेशर की परेशानी है, जो तुम्हारे भाई ने इस बात को कंफर्म किया और तुमने भी बोला था, फिर भी तुम अपनी अम्मी का कोई ख्याल नहीं रखती। हमने तो नहीं देखा कि तुमने कभी भी अपनी अम्मी के लिए एक्स्ट्रा प्रिकॉशन लिया हो, या उनका ख्याल रखा हो, उनके खाने पीने का ख्याल रखा हो, या कभी ये बोला हो कि आओ आपका बीपी जो है वो जांच ले या मॉनिटर कर ले कि कैसा चला। अब जिनको एक बार हो जाती है, जिनकी टैबलेट शुरू हो जाती है, एटलीस्ट दिन में एक दफा उनका माप लेना जरूरी होता है एज डॉक्टर रिकमेंडेशन। अपने ब्लड प्रेशर का ख्याल नहीं रखते, अपने शुगर का ख्याल नहीं रखते। जितने माँ बाप हमारे, देखो अभी देखो ज्ञान देखो इसको, इसके फादर इन लॉ बीमार है, इसके खुद के पापा बीमार है, और इनको ज्ञान बांटने की पड़ी। अरे भाई पहले अपने घर का रायता तो समेट लो, पहले अपने घर की चीजें तो ठीक कर लो, उस पर तो कंट्रोल पालो, अपनी अम्मी का तो ख्याल रख लो। तुम्हारे पापा बीमार है, इतना सब कुछ हेल्दी और सारी चीजें मेंटेन करने के बावजूद उनको ये सब हुआ है, और तुम तो तुम्हारी अम्मी का बिल्कुल भी ख्याल नहीं रखते। वो तो हम तो उनको देखते रहते हैं, उनका खाना पीना, और ये जो शुगर होने के बावजूद भी उनको मीठे की क्रेविंग, तू खुद ला ला के उनको आम दे रही और कुछ भी खाने दे रही है, कोई लाइफस्टाइल मेंटेन नहीं करने दे रही है। तुझे अपनी माँ बाप का ख्याल है तो तब दूसरों को ज्ञान बांटना भाई, हर चीज का ख्याल रख लो, अपने बच्चों की बात मानो भाई, बस करो भाई। अम्मी आप भी छोड़ देती हो दवा, तो अम्मी अब मत करना, अल्लाह किसी के घर में ऐसा ना करे। तो आप सबकी दुआओं से पापा थोड़े बेहतर हैं, तो हम जा रहे हैं, ठीक है अम्मी? तो यहाँ तक चालू अपने खूब ज्ञान बांट कर अच्छा खासा व्लॉग, अपने 10.5 मिनट का, 10 मिनट 37 सेकंड का पूरा व्लॉग बना लिया। अब इसको आप अपडेट व्लॉग कहोगे? वैसे सीरियसली इन लोगों को बिल्कुल अपना ख्याल नहीं है, लेकिन दूसरों को बड़ी चुल मची पड़ी है। लोगों में इंसानियत जाग गई है भाई। इसलिए तो मैंने कहा कि 900 चूहे खाकर बिल्ली हज को चली। बिल्ली हज को कैसे चली? कौन सी ऐसी चीज है जो किसी भी पॉडकास्टर्स ने नहीं बोली होगी? तो इसलिए पहले अपने गिरेबान में झांक लो, जब बाद में बात करना। मैं ऐसे ही रिव्यू करती थी, इसीलिए एक वीडियो पर मेरी कई पॉडकास्ट बनती है, मैं बनाती हूँ और शुरू से बना रही हूँ, लेकिन चुल अब मच रही है तो मचती रहे, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन अननेसेसरली पोक मत करो, अपने काम पर फोकस करो। बहुत सारी चीजें मैंने ही हैं जो मैंने ढूंढी हैं, देखी हैं, ये मुझे दिख गई हैं, और सबने फायदा उठाया उन सारी चीजों का। लेकिन आज मुझे डिफेम करेंगे, और इंसानियत कहाँ से जाग गई? किसी बड़ों को नहीं छोड़ा, बच्चियों को नहीं छोड़ा, गंदा बोलने से नहीं छोड़ा, अपशब्द यूज करने से नहीं छोड़ा। आज दूसरों के लिए इंसानियत दिखाई जा रही है, तो भाई पहले अपने गिरेबान में झांक लो, उसके बाद दूसरों को किसी को बोलना। कोई दूध का धुला नहीं है यहाँ पर, तो पहले खुद के गिरेबान में झांक कर देख लो, किसने कितना रायता फैला रखा है ना अपने वाइटी पर, पहले समेट लो उसको, और तब आके दूसरों को कॉल आउट करना। रिश्तेदारी की तो इंसानियत रखी नहीं है, और दूसरों को आ गए हैं बोलने के लिए। कौन नहीं बना रहा था? नहीं बनाए मैंने 1 महीने में, तो मैं वैसे भी नहीं बना रही थी। मेरा मुश्किल से एक चैनल पर एक ही जा रहा था, ठीक है, मेरी मर्जी, मैं 4 बनाऊंगी 5 बनाऊंगी, रिव्यू करती हूँ, जैसे जैसे पॉडकास्ट होता है, जैसे जैसे व्लॉग चलता है, मैं वैसे बनाती हूँ। तुम में नहीं है काबिलियत तो तुम दूसरों को बोलो, वाह यार बड़ी हिपोक्रेसी है। इंसानियत की बात तो तुम तो करो ही मत। बच्चियों को नहीं छोड़ा, छोटी छोटी बच्चियों के बारे में क्या क्या बोला याद है कि नहीं है? बड़ों को, दूसरों के माँ बाप को भगोड़े और पता नहीं क्या क्या बोला, याद है कि नहीं है? और इंसानियत की बातें करते हैं। अरे जाओ यार, पहले अपने गरीबान में झांक कर देखो किसमें कितनी इंसानियत है। ये तुम्हें किसी को बताने की जरूरत नहीं है, हमें पता है हमें कितनी इंसानियत है। और अननेसेसरली पोक करने वाली बात है भाई। मेरा नाम लिए बिना कोई बात नहीं, हिम्मत है तो नाम लेकर बोलो ना, नाम लेने में डर लग रहा है। वो स्क्रीनशॉट जानबूझकर रेज बेटिंग के लिए दिखाए गए थे, वो जानबूझकर वो क्लिपिंग दिखाई गई थी, जब ये बताकर के पिज्जा को अलमारी दे दी गई है। ये दिखाया जा रहा था कि पिज्जा को अलमारी दी है, पता है बहुत अच्छी तरीके से कि पिज्जा को अलमारी दी गई है और वो खोलकर बैठी हुई है, तो तुम्हें वो उस अलमारी को इस तरीके से दिखाने की जरूरत ही क्या थी? और मैंने नहीं, वो बहुत सारे लोगों ने ऑलरेडी वहां पर कमेंट कर रखे थे। और दूसरी बात, किसी को उंगली उठाने से पहले ना, पहले
पहले अपना होमवर्क कर लिया होता, देख लिया होता कि किसकी कितनी वीडियोस आई हैं, कौन कितनी वीडियोस डाल रहा है और किन टॉपिक पर वीडियो डाल रहा है। इसलिए जबरदस्ती का मुझे छेड़ो मत, और या मेरी बात किए बिना गुजारा नहीं हो रहा है। जिनके बारे में मैं सोचती तक नहीं हूँ वो मेरे बारे में सोच सोच के मरे जा रहे हैं भाई। लेकिन इतनी हिम्मत नहीं है कि डायरेक्ट नाम ले ले। लो, हिम्मत है तो सामने से नाम लो और फिर सामने से सुनना भी, रेडी रहना फिर। लेकिन अगेन यही कहूंगी, 900 चूहे खाकर बिल्ली हज को चली। अपने शब्दों पर ध्यान देना। तुमने वाईटी पर क्या क्या शब्द बोल रखे हैं, किसी को नहीं छोड़ा तुमने। आज इंसानियत दिखा रहे हो भाई, दोनों मियां बीबी इंसानियत दिखा रहे हैं, इंसानियत की बात कर रहे हैं। एक आदमी होकर ऐसी बातें कर रहा है बैठकर, ये देख लिया, ये चादर, वो चादर। अरे भाई साहब, पहले से ही ऐसे ही रिव्यू करती थी और ऐसे ही करती रहूंगी इंशाल्लाह। वो अगर 20-25 मिनट की व्लॉग वीडियो डालते हैं और अगर मैं उसको रिव्यू करूंगी तो मैं कॉपी थोड़ी ना कर लूंगी। मेरा अपना तरीका है, मैं इस तरह से रिव्यू करती हूँ, मेरी ऑडियंस को वैसे ही पसंद है। जब तक मेरी ऑडियंस सुनती रहेगी मैं वैसे ही बनाती रहूंगी। जब मेरी ऑडियंस को प्रॉब्लम होगी तो मैं नहीं बनाऊंगी, क्योंकि मैं अपनी ऑडियंस के लिए काम कर रही हूँ। जैसे तुम तुम्हारी ऑडियंस के लिए काम कर रहे हो, गंदे वर्ड बोलकर, गंदे शब्द बोलकर, बूढ़े माँ बाप को उल्टा सीधा बोलकर, भगोड़े बोलकर भाग गए। बच्चियों के लिए वीडियो बनाई थी, क्यों हटा ली थी फिर वो वीडियो, डबल मीनिंग यूज कर। तो अपनी तरफ जब किसी को उंगली उठा रहे हो ना, तो पहले देख लेना 3 उंगली खुद की तरफ भी मुड़ रही है। और इंसानियत किसमें कितनी है ना, बहुत जल्दी पता चल जाएगा कि किसमें कितनी इंसानियत। भाई किसी से 1 पॉडकास्ट बनता हो, किसी से 4 पॉडकास्ट बनते हो, ये अपनी अपनी कैपेबिलिटी के ऊपर है, कौन कितने बना रहा है। और आज इंसानियत का और महानता का ज्ञान बांट रहा है भाई साहब। 900 चूहे खाकर बिल्ली हज को चली, यहाँ साबित हो जाता है। और रही बात वर्किंग प्रोफेशनल की, तो जितने भी पॉडकास्टर है ना, सारे वर्किंग प्रोफेशनल है भाई साहब, और फिर भी बना रहे। और वर्किंग प्रोफेशनल तो खुद भी हैं, फिर क्यों बना रहे हो। और नीचे गिरने की बात कोई अगर कर रहा है ना, तो पहले अपने गिरेबान में झांक कर देख लेना, नीचता की कितनी हद पार कर चुके हैं और कितना बोल चुके हैं। बहुत कुछ है, बहुत कुछ। मैं अगर इस बात को तूल नहीं दे रही थी तो नहीं दे रही थी, लेकिन अगर ज्यादा मोक किया जाएगा, ज्यादा पोक किया जाएगा, तो फिर सुन भी लेना अच्छी तरीके से। चलो, 900 चूहे खा के बिल्ली को हज पर जाने देते हैं और हम अपना काम करते हैं। वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज लाइक शेयर कीजिएगा, चैनल पे पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब कीजिएगा। फिर मिलती हूँ एक नई वीडियो, नई अपडेट के साथ, क्योंकि मुझे अपडेट मिलती रहती है स्टोरी से, व्लॉग से, तो मैं बना देती हूँ भाई। लगता है कि एक्सपोज से रिएक्शन चैनल पर शिफ्ट होने के बाद पता नहीं है कि रिएक्शन चैनल वाले ऐसे ही काम करते हैं। नहीं तो कम से कम अपने आसपास देख तो लेना, अपने इन्वायरमेंट में क्या हो रहा है। रिएक्शन चैनल ऐसे ही होते हैं। और कौन नहीं बना रहा 2-2, 3-3 वीडियो, 4-4 वीडियो, सब बनाते हैं। पहले अपने आसपास देख लें वाईटी पर चल क्या रहा। लेकिन क्योंकि मुझे टारगेट करना, जबरदस्ती की पॉक करना, तो कुछ भी बोल लो, कुछ भी तो बोलो, ठीक है। आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलती हूँ एक नई वीडियो, नई अपडेट के साथ। टिल देन बाय बाय, अल्लाह हाफिज, टेक केयर।